द ब्लैक डेथ 13 to 14 सेंचुरी का एक ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें कुछ 100 to 200 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड मारे गए, ऑलमोस्ट सिर्फ एक बीमारी के चलते। इस बीमारी का नाम था द प्लेज। ये एक बीमारी थी जो ऑलमोस्ट 13 सेंचुरीज में यूरोप में डेवलप हुई थी। इसे एक ग्रेट एपिडेमिक कहा गया क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने पूरे वर्ल्ड में इंसेन अमाउंट ऑफ लोगों को मार दिया था। ये प्लेज अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि नए नए हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्सेप्ट बदलती जाती है। हम एग्जैक्टली इस डेट के टाइम फ्रेम को 1346 से 1343 के टाइम फ्रेम को कंसीडर करके चलेंगे अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर ऑफ कैलिफोर्निया। 13 सेंचुरी में डेवलप हुई ये बीमारी ह्यूमंस के अंदर में बहुत तेजी से फैल रही थी। ये मेजर 3 पेंडेमिक का कारण बनी। हर पेंडेमिक में इसने ऑलमोस्ट करोड़ों लोगों की जान ली है। इसकी शुरुआत 541 एडीज में होती है जिसे हमें जस्टिनिया प्लेस के नाम से कहा गया। सेंट्रल अफ्रीका से इजिप्ट और इजिप्ट से मेडिटेरियन से होते हुए क्रॉस होती है जिसमें ऑलमोस्ट 500 से 10,000 लोग पर डे मारे जाते हैं। ये टाइम था अराउंड ओनली 1 ईयर का। नाउ द कम टू सेकेंड प्लेस। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन मारी जा चुकी थी जब 1347 में 7 बोट ऑलमोस्ट सियो से होते हुए इटली तक पहुंचे थे, बट एयर और कॉन्टैक्ट के कारण उसमें भी काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके थे या फिर मरने वाले थे। अब एक्चुअली भी ये बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लिटरली ऑलमोस्ट 25 मिलियन पीपल सिर्फ यूरोप पे मारे गए थे और 25 मिलियन पीपल एशिया और अफ्रीका दोनों को मिलाकर मारे गए थे। ये डेटा एक्चुअली में सेकेंड प्लेस का था। एंड नाउ difficult part comes to again the main leader, phase 3, the third pandemic। इसकी शुरुआत लेट 80s से होकर 1959 तक होती है, ऑलमोस्ट कुछ साल पहले, जिसमें ऑलमोस्ट 15 मिलियन से भी अधिक लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग हांगकांग, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अक्रॉस अमेरिका। अब अगर एक्चुअल सारा डेटा कंबाइन किया जाए तो एक्चुअली में एज ए ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 15 से 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दुनिया की खत्म हो गई थी जस्ट कुछ ही सालों में। अब एक खास बात बताऊं दोस्तों, तो ये बीमारी ऑलमोस्ट 1959 तक तो चली थी, बट इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाई और आज के टाइम पे ये ट्रीटमेंट एक बेसिक मेडिकल या फिर हॉस्पिटल्स में हो जाती है। हालांकि पॉइंट पे हम वापस आते हैं तो एक्चुअली में टॉपिक में डीप जाते हैं। इतनी भयंकर बीमारी होने के कारण स्पेसिफिकली क्या था, इस बीमारी में ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण इतने सारे लोग मारे गए थे। पॉइंट में थोड़ा और डीप जाऊं तो इसके मेजर 3 कारण थे, बेबोनिक प्लेज, सिप्टेमिक प्लेज और फिनोमिक प्लेज। ये 3 टाइप की बीमारी है जो इसका मेन डिजास्टर बनी। ऑलमोस्ट ये तीनों ने हर बार ईयर बाय ईयर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड नाउ डिजास्टर हैपन। तो चीज़ों को पार्टिकुलरली इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले बेबोनिक प्लेज। इसमें हल्की बुखार, ठंड लगना, सर दर्द और जिस जगह पे इन्फेक्शन होती थी वहाँ पे सूजन हो जाता था और सूजन होने के बाद इसमें बबल्स आते थे। इसे बेबोनिक कहा जाता था। एक्चुअली में ये गर्दन और आर्म्स के एरियाज में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। अब बात आती है सेप्टेमिक प्लेज पे। एक्चुअली में इसमें बैक्टीरिया एक स्टेप और आगे जाती है। ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड तक पहुंच जाती है जिससे हमारे कान, नाक और मुंह से ब्लड आने लगता है और जिसके साथ साथ वोमिटिंग, डायबिटीज़ का भी सामना करना पड़ता है। और तीसरा स्टेट आता है द फिनोमिक प्लेज। ये सबसे खतरनाक है। बैक्टीरिया ब्लड से होते हुए हमारे हार्ट और लंग्स तक पहुंच जाती है। ये सबसे टफ सिचुएशन क्रिएट करता है। इसमें पेशेंट्स को ब्लड कफ और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। हालांकि ये तीनों बीमारी डिफरेंट पोजीशन से अलग तरीके से वर्क करती थी। ये एक्चुअली में एयर और कॉन्टैक्ट दोनों के थ्रू ट्रैवल करती थी और एक्चुअली में यही एक बीमारी भी थी जिसने पूरी दुनिया में अपना कब्जा जमाया। अब एक्चुअली में रिसर्चर के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहा था कि बैक्टीरिया जो जन्म ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, इनका जन्म आखिर हो कैसे रहा है। 1894 में ड्यूरिंग पेंडेमिक फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंड्रा येसिस्ट ने इसे ढूंढा जिसे यर्सीना प्रेसिस्ट का नाम दिया। यर्सीना प्रेसिस्ट एक्चुअली में ये एक ऐसी जर्म्स थी जो नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टीज में रहती थी। ऑक्सीजन हो या ना हो ये डेवलप होते जा रही थी।
ये इंट्रोबैक्टीरियसिस फैमिलीज में बिलोंग करती है। हालांकि एक ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन हो या फिर ना हो उसके बाद भी डेवलप करती है। देखा जाए तो इसमें एक कॉमन एबिलिटी थी जिसके कारण इसका बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न बना। ये हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एब्जॉर्बन सेल्स में भी सर्वाइव कर जाती है, जिसे फैगोगेट कहते हैं। यहाँ से सर्वाइव करने के बाद ये अपने आप को प्रोटीन में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे डेड सेल्स पे हार्म करती है, जिससे ओवरऑल हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे डिफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली में डेड सेल्स वो सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में डेड तो होते हैं, बट उनसे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम और ओवरऑल ग्रोथ काम करता है, ये वहाँ पे जाके डिफेक्ट करती है। इस प्रोसेस को एक्चुअली में एपोप्टोसिस कहते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम में अटैक करने के बाद ये धीरे धीरे बॉडी के और भी पार्ट्स को अटैक करना शुरू करती है, जिससे बॉडी स्ट्रेस्ड होना शुरू हो जाता है। अब ये बैक्टीरिया में ये क्वालिटी होती है कि ये एनिमल से ह्यूमन की ओर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब एक्चुअली में देखा जाए तो इसके दो मेजर सोर्स है जहाँ से ये बैक्टीरियाज डिवेलप होते हैं। यर्बन फ्लेस एक ऐसी टाइप की बैक्टीरिया जो शहर में रह रहे चूहों में डिवेलप हो रही है। दूसरी सैलेटिक फ्लेस, ये एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है जो हमारे घरों में और जंगलों में रह रहे चूहे, गिलहरी और उसके मिलते जुलते एनिमल्स जिसके अंदर में बैक्टीरियाज पलती हैं, वो सैलेटिक फ्लेस का कारण बन जाती हैं। हालांकि अगर आगे देखा जाए तो ये इन्फेक्शन काफ़ी सिंपल प्रोसेस प्ले करता है, जिससे ये हमारे बॉडी तक पहुंचती है। मेनली जब शहर के चूहे हमारे घरों में घुस जाते हैं तो वो काफ़ी सारे एलिमेंट्स से टच करके पार करते हैं, एंड देन द बैक्टीरियाज डायरेक्टली कम फ्रॉम टाउन टू आवर होम। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अब अच्छी बात इस चीज़ की थी कि 1924 में इस चीज़ को लेकर पर्टिकुलरली एक रिसर्च भी किया गया था, जिससे बैक्टीरियाज के बून को लेकर उस पर रिसर्च किया गया था कि रियली में वहाँ से वो चीज़ आती है कि नहीं। तो ये चीज़ वहाँ से प्रूव हुई थी। हालांकि अब बैक्टीरियाज अगर वापस आ ही जाते हैं तो हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं बिबोनिक फ्लेस पे। अब इस बैक्टीरिया से हुए बीमारी बिबोनिक फ्लेस, इसे ऑलमोस्ट 7 डेज का टाइम लगता है बॉडी में अपने सिम्टम्स को शो करने में। वहीं पे फिबोनिक फ्लेस सिर्फ 2 से 3 दिन में ब्लड्स में इन्वॉल्व करने के बाद अपने सिम्टम्स शो करना शुरू कर देती है। और सबसे खतरनाक, अब एक्चुअली में जब ये बैक्टीरियाज हमारे स्किन और ब्लड के बाद हमारे हार्ट तक पहुंचती है तो इसमें ऑलमोस्ट 1 दिन का समय लगता है। ये चीज़ें जो प्रोसेस होती है ये इतनी फास्ट होती थी कि उस समय इस चीज़ को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट एट द प्रोसेस जो अलेक्जेंड्रास यस्टीनियस थे उसने इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट किया और इसकी बीमारी का इलाज भी निकाला। एंड टुडे द डे जिस एरा में आज हम रह रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट एक बेसिक मेडिकल हॉस्पिटल या फिर कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आप ट्रीटमेंट होती है वहाँ पे आप इजीली इलाज करा सकते हो। हालांकि ये टॉपिक इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उस समय इसलिए थी क्योंकि इसे पहचानना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जिसके कारण इसने एक ह्यूमन लाइफ को काफ़ी बुरी तरीके से डिज़ास्टर से बर्बाद किया, बट सीखने का एक नज़रिया भी दिया है। इसी डिज़ास्टर के बाद हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना शुरू किया। अब हालांकि ये बीमारी एक महामारी बन चुकी थी, बट इसने इंसानों को सीखने का एक नज़रिया भी दिलाया। इसी के बाद हम लोगों ने इसे ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चीज़ों के बारे में स्टडी करना शुरू किया। द बैक्टीरियाज जिसने हम लोगों ने उस समय खोजा वो एक नई रिसर्च थी, जिससे हम लोगों ने एक नए लाइफ को जाना, पहचाना, उसके बारे में जाना। हिस्ट्री में इसकी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हो रखी हैं। एक कॉम्प्लेक्स टाइम फ्रेम है, एक कॉम्प्लेक्स डिज़ास्टर है, जिसे मजबूर करता है हम लोगों को पढ़ने के लिए कि एक्चुअली में इसमें ऐसा क्या खास था। लेकिन उस चीज़ के बाद ह्यूमंस और डेवलप हुए, बीमारीज और भी कम हुई, हम लोगों ने और भी अच्छे से चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया, जिसके कारण ये ब्लैक डेथ बहुत ह्यूमन लाइफ में बहुत मेजर रोल इम्पैक्ट करता है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगले मज़ेदार कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।